उत्तर, ऋणपत्रों के शोधन का अर्थ, मीनिंग ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डेब्यूचर्स। ऋणपत्रों शोधन का अर्थ है ऋणपत्रधारियों के शोधन के द्वारा ऋणपत्र बंधपत्र के खातों पर देनदारियों से मुक्ति पाना। सामान्यतया ऋणपत्रों का शोधन निर्गमन के नियम और शर्तों के आधार पर अवधि की समाप्ति पर होता है। ऋणपत्रों के शोधन, वित्त के स्रोत। सोर्सेज ऑफ फंड्स, फाइनेंस, फॉर रिडेम्पशन ऑफ डेब्यूचर्स। ऋणपत्रों के शोधन के लिए एक बड़ी राशि की आवश्यकता पड़ती है। एक कंपनी निम्नलिखित में से कोई एक या एक से अधिक साधनों का प्रयोग ऋणपत्रों के शोधन हेतु करती है। 1. अंश पूंजी तथा ऋणपत्रों का नवीन निर्गमन। फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स। नई पूंजी के निर्गमन द्वारा विद्यमान दायित्व के स्थान पर नए दायित्व उत्पन्न किए जा सकते हैं। कंपनी नए अंशों, ऋणपत्रों को जारी कर सकती है तथा उनकी प्राप्तियों का प्रयोग ऋणपत्रों के शोधन के लिए किया जा सकता है। इस विधि के द्वारा कंपनी अपने कार्यशील पूंजी के स्तर को बनाए रखती है। नए अंश ऋणपत्र का निर्गमन सममूल्य, प्रीमियम या बट्टे पर किया जा सकता है। इस स्थिति में ऋणपत्र शोधन संचय बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। 2. संचित लाभों तथा शोधन कोष से शोधन, रिडेम्पशन आउट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड सिंकिंग फंड। ऋणपत्रों के शोधन के समय कंपनी को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इन कठिनाइयों से बचने के लिए कंपनी ऋणपत्रों के शोधन हेतु अपने वार्षिक लाभों में से कुछ राशि अपने पास रख लेती है और उसे 1. आंतरिक वित्त व्यवस्था के अंतर्गत व्यापार में निवेशित कर देती है। 2. व्यापार के बाहर विपणन योग्य प्रतिभूतियों में निवेशित कर देती है। 3. आधिक्य निधि से शोधन, रिडेम्पशन आउट ऑफ सरप्लस फंड। ऋणपत्रों के शोधन हेतु कंपनी की आधिक्य निधियों का भी प्रयोग किया जा सकता है, अर्थात कंपनी अपनी आधिक्य निधियों से अपने स्वयं के ऋणपत्र खरीद सकती है। 4. परिसंपत्तियों की बिक्री से शोधन, रिडेम्पशन फ्रॉम रिलीजिंग द एसेट्स। कंपनी अचल संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त राशि से ऋणपत्रों का शोधन कर सकती है। ये ऋणपत्रों के शोधन हेतु वित्त प्राप्त करने का असामान्य स्रोत है और कंपनी की ख्याति पर विपरीत प्रभाव डालता है। ऋणपत्रों के शोधन की विधियां। मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ऋणपत्रों के भुगतान की महत्वपूर्ण विधियां अग्रलिखित हैं। 1. एक मुश्त भुगतान विधि, लमसम पेमेंट मेथड। इस विधि के अंतर्गत कंपनी अवधि के समाप्ति के बाद ऋणपत्रधारियों को कुल राशि एक मुश्त देकर ऋणपत्रों का शोधन कर देती है या विकल्प के रूप में पूर्व में भी भुगतान कर सकती है। इस विधि के अंतर्गत कंपनी को शोधन की तिथि को पूर्व से ही जानकारी रहती है और इसी के अनुरूप कंपनी अपने वित्तीय संसाधनों को नियोजित कर लेती है। इस विधि में ऋणपत्रों का लाभों में से भुगतान किया जाता है। 2. वार्षिक किस्त भुगतान विधि, एनुअल इंस्टॉलमेंट्स पेमेंट मेथड। इस विधि के अंतर्गत ऋणपत्रों की अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष के अंत में ऋणपत्रों का शोधन किस्तों में किया जाता है। ऋणपत्रों के दायित्व की कुल राशि की वर्षों की संख्या से भाग देकर वार्षिक किस्त की राशि निकाली जाती है। किन ऋणपत्रधारियों के ऋणपत्रों का भुगतान पहले वर्ष किया जाए और किन का दूसरे या तीसरे या अंतिम वर्ष किया जाए, इस समस्या के समाधान हेतु लॉटरी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। लॉटरी विधि का प्रयोग तक किया जाता है जब तक कि समस्त ऋणपत्रों का शोधन नहीं हो जाता है। इस विधि में ऋणपत्रों का लाभों में से भुगतान किया जाता है। वार्षिक किस्त की रकम का एक समान होना अनिवार्य नहीं है। 3. खुले बाजार में क्रय विधि, परचेस इन दी ओपन मार्केट मेथड। जब एक कंपनी रद्द करने के उद्देश्य से स्कंध विपणी के माध्यम से ऋणपत्रों को खरीदती है,
तो ऋण पत्रों को क्रय करने और रा करने की क्रिया को खुले बाजार से क्रय द्वारा ऋण पत्रों का शोधन कहते हैं। एक कंपनी अपने ऋण पत्रों के खुले बाजार से क्रय करके या तो उन्हें तुरंत रद्द कर देती है या उन्हें निवेश के रूप में रखती है। व्यवहार में कंपनी अपने ऋण पत्रों को खरीदने को तब इच्छुक होती है जबकि बाजार में वर्तमान ब्याज दर से ऋण पत्रों की ब्याज दर काफी अधिक होती है। 4. परिवर्तन विधि, कन्वर्शन मेथड, परिवर्तन द्वारा ऋण पत्रों के शोधन का अर्थ ऋण पत्रों का शोधन नए समता अंशों, ऋण पत्रों के नए निर्गमनों के द्वारा करना है। ये नए समता अंश या नए ऋण पत्र समूल्य या प्रीमियम या छूट पर निर्गमित किए जाते हैं। ऋण पत्रों के शोधन के इस विकल्प का प्रयोग ऋण पत्र धारियों की इच्छा या निर्गमन की शर्तों के अनुसार किया जाता है। 5. एक निर्धारित अवधि के बाद भुगतान, शोधन कोष विधि, पेमेंट आफ्टर ए फिक्स्ड पीरियड, सिंकिंग फंड मेथड, एक निर्धारित अवधि के बाद ऋण पत्रों का एक मुश्त भुगतान करने हेतु प्रतिवर्ष लाभ हानि खाता या लाभ हानि नियोजन खाता से एक निश्चित धनराशि हस्तांतरित करके शोधन कोष बनाया जाता है। इस कोष में विनियोजित राशि को बाह्य प्रतिभूतियों में निवेशित किया जाता है। साथ ही बाह्य प्रतिभूतियों से प्राप्त ब्याज को भी बाह्य प्रतिभूतियों में निवेशित किया जाता है। ऋण पत्रों के शोधन के समय निवेशों को बेचा जाता है और प्राप्त राशि का प्रयोग ऋण पत्रों के शोधन में किया जाता है। खुले बाजार में अपने ऋण पत्रों का क्रय, परचेस ऑफ ओन डेब्यूचर्स इन द ओपन मार्केट। कभी कभी अपनी स्कंध विनिमय केंद्रों से स्वयं के ऋण पत्रों को क्रय करके उनका शोधन करती है, जिन्हें खुले बाजार में ऋण पत्रों का क्रय करना कहते हैं। इस प्रकार के क्रय के पीछे दो उद्देश्य हो सकते हैं। 1. शीघ्र रद्द करने के लिए क्रय। 2. विनियोग के रूप में रखने के लिए क्रय। कंपनी इस विधि को यथेष्ट मात्रा में आधिक्य रहने तथा ऋण पत्रों का बाजार मूल्य उसके नामात्र मूल्य से कम होने की स्थिति में अपनाती है। कंपनी ऋण पत्रों का क्रय समूल्य या प्रीमियम या कभी कभी छूट पर भी कर सकती है। सामान्यतया कंपनी अपने ऋण पत्रों का क्रय तब करना चाहती है जबकि बाजार की ब्याज दर से ऋण पत्रों की ब्याज दर अधिक होती है। लाभ, एडवांटेजेस, इस विकल्प के निम्न लाभ हैं। 1. इस विधि के अनुसार कंपनी अपनी सुविधानुसार आधिक्य निधि रहने पर ऋण पत्रों को शोधन करती है। 2. कंपनी इस प्रकार का क्रय तब करती है जबकि ऋण पत्र बाजार में छूट उपलब्ध रहते हैं। 3. खुले बाजार से अपने ऋण पत्रों का क्रय करने पर कंपनी के ऋण का भार घटता है। क्रय का विकल्प, ऑप्शन ऑफ परचेस, पार्षद अंतर्नियम में प्रावधान रहने पर कंपनी खुले बाजार से अपने ऋण पत्रों का क्रय करके उनका शोधन करती है। कंपनी के द्वारा ऋण पत्रों का खुले बाजार से क्रय करने के निम्न दो विकल्प होते हैं। योजक चिन्ह। क. निवेश के रूप में ऋण पत्रों का क्रय करना। ख. तुरंत रद्द करने के लिए ऋण पत्रों का क्रय करना। क. निवेश के रूप में ऋण पत्रों का क्रय करना। Purchase of debentures is on investment. बाजार से ऋण पत्रों को निवेश के उद्देश्य से क्रय करने को निवेश हेतु निजी ऋण पत्र कहते हैं। इससे कंपनी को अग्रलिखित लाभों की प्राप्ति होती है। 1. खुले बाजार में ऋण पत्रों का बाजार मूल्य उसके सममूल्य से कम होने पर कंपनी उन्हें खरीदती है। फलतः ऋण पत्रों के शोधन के समय कंपनी को बाजार मूल्य और सममूल्य के अंतर का लाभ प्राप्त होता है। 2. कंपनी को ब्याज का भुगतान नहीं करना पड़ता है। ऋण पत्रों के शोधन की परिपक्वता तिथि को प्रीमियम का भुगतान नहीं करना पड़ता है। टर्नल एंट्रीज 1. ऋण पत्रों की क्रय करने पर साथ ही साथ उन्हें रद्द करने पर। I.
ऋण पत्र क्रय करने पर ओन डिबेंचर्स ए सी डॉक्टर टू बैंक ए सी ई ऋण पत्र रहा करने पर डिबेंचर्स ए सी टू ओन डेब्यूचर ए सी 2. तुरंत रद्द करने के लिए ऋण पत्रों का क्रय करना परचेस ऑफ डिबेंचर्स फॉर इमीडिएट कॉन्सोलेशन ऋण पत्रों को तुरंत रद्द करने के उद्देश्य से खरीदने से कंपनी के दायित्व में कमी आती है क्योंकि ऋण पत्रों का भुगतान हो जाता है। कंपनी अपने ऋण पत्रों को अंकित मूल्य या उनसे अधिक मूल्य या उनसे कम मूल्य पर खुले बाजार से खरीद सकती है। इन ऋण पत्रों का क्रय प्रचलित बाजार मूल्य पर किया जाता है। समूल्यों पर ऋण पत्रों को खरीदने पर उत्तर अंशों का हरण या जब्तीकरण फॉरफीचर ऑफ शेयर्स अंशों के हरण या जब्ती का अर्थ आवंटन को रद्द करना और निर्धारित अवधि पर आवंटन की राशि और याचित राशियों को न देने के कारण सदस्यों के रजिस्टर से सदस्यों का नाम हटा या काट देना है। अंशधारियों के द्वारा दी गई राशि वापस नहीं की जाती है और भुगतान की जा चुकी राशि कंपनी द्वारा जब्त कर ली जाती है। अंशधारियों के द्वारा अंशों पर बकाया का भुगतान समय पर नहीं करने पर कंपनी आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद अंशों को जब्त कर लेती है। पार्षद सीमा नियम के प्रावधानों या टेबल ए के अनुसार अंशों की जब्ती की जाती है। अंशों को हरण करने की प्रक्रिया प्रोसीजर ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स अंशों की जब्ती का अधिकार संचालकों को टेबल ए के 29 से 35 प्रावधान के अनुसार प्राप्त है। अंशों की जब्ती के लिए संचालकों को अनिवार्यतः निम्नलिखित प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है। 1. पार्षद सीमानियम के अंशों की जब्ती करने का प्रावधान दिया रहना चाहिए। 2. चूक करने वाले अंशधारियों को ब्याज सहित बकाया राशि देने हेतु 14 दिनों की सूचना दी जाती है। इस सूचना में स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए कि निश्चित अवधि के अंदर भुगतान नहीं करने पर उनके अंशों को जब्त कर लिया जाएगा। अंशों की जब्ती के लिए संचालक मंडल द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाएगा। चूक करने वाले अंशधारियों को अंशों की जब्ती का प्रस्ताव पारित होने की सूचना देनी होगी। यदि निर्धारित अवधि के अंदर भुगतान प्राप्त नहीं होता है, तो संचालक मंडल अंशों की जब्ती के लिए प्रस्ताव पारित करते हैं और तत्पश्चात चूक करने वाले अंशधारियों का नाम सदस्यों के रजिस्टर से हटा काट देते हैं। संचालक मंडल द्वारा अंशों की जब्ती कर लेने के बाद कंपनी सचिव चूक करने वाले अंशधारियों को अंश प्रमाण पत्र वापस करने के लिए आग्रह पत्र भेजता है। इस आशय की सूचना राष्ट्रीय समाचार पत्रों में भी दी जाती है। प्रीमियम की देय राशि पूर्ण व आंशिक रूप से प्राप्त नहीं हुई हो तो जब्ती के समय सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को प्रीमियम को पूर्ण राशि से डेबिट किया जाता है। इसके पीछे उद्देश्य यह है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व ए सी वास्तविक रूप से प्राप्त राशि को केवल दिखाता है। 2. मूल रूप से प्रीमियम पर निर्गमित अंशों की जब्ती जब अंशों को प्रीमियम पर निर्गमित किया जाता है, तो ये ध्यानपूर्वक समझा जाता है कि राशि प्राप्त हुई है या नहीं। यदि जब्त अंशों पर प्रीमियम की राशि प्राप्त हो चुकी हो यदि जब्त अंशों पर प्रीमियम की राशि प्राप्त हो चुकी हो तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को डॉक्टर या सीआर या फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में हस्तांतरित नहीं किया जाता है क्योंकि भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 इसकी स्वीकृति नहीं देता है कि अंशों के प्रीमियम पर प्राप्त की जा चुकी राशि को वापस या रद्द कर दिया जाए। भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 78 के अनुसार प्राप्त प्रीमियम की राशि का उपयोग विशिष्ट उद्देश्यों के लिए किया जाता है। यदि जब्त अंशों पर प्रीमियम की पूरी या आंशिक राशि प्राप्त नहीं हुई हो, जब जब्त किए गए अंशों पर प्रीमियम की देय राशि पूर्ण व आंशिक रूप से प्राप्त नहीं हुई हो,
तो जब्ती के समय सिक्योर को प्रीमियम की पूर्ण राशि से डेबिट किया जाता है। इसके पीछे उद्देश्य यह है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व सी वास्तविक रूप से प्राप्त राशि को केवल दिखाता है। सी मूल रूप से कटौती पर निर्गमित अंशों की जब्ती, जब्त किए गए अंश जो कि मूल रूप से कटौती पर निर्गमित किए गए थे, तो ऐसे अंशों पर कटौती की राशि को रा कर दिया जाता है या वापस ले लिया जाता है। इस स्थिति में जब्ती के समय डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। फलतः डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट केवल उन्हीं अंशों से संबंधित रह जाता है जो कि अंश पूंजी का हिस्सा बने हुए हों। को काट के बीच में लगाना है, छूट गया है क्वेश्चन नंबर 2 का। यह दूसरा पृष्ठ छूट गया, डायरेक्ट तीसरा हो गया था, तो इसमें हम दूसरा भी बताएंगे, उसके बाद तीसरा बताएंगे। लेखांकन समव्यवहार, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। कंपनी अपने अंशों को सममूल्य पर प्रीमियम पर या कटौती पर निर्गमित करती है। ऐसी स्थिति में जब्त किए गए अंश इनमें से किसी भी श्रेणी के हो सकते हैं, अतः इनके लिए पृथक पृथक निम्नलिखित प्रकार रोजनामचा प्रविष्टियां की जाती है। 1. मूल रूप से सममूल्य पर निर्गमित अंशों की जब्ती, forfeiture of shares which were originally issued at par, जब कंपनी के द्वारा अंशों को सममूल्य पर निर्गमित किया जा चुका रहता है तथा कंपनी आवेदन की राशि प्राप्त करने के बाद आवंटन या अन्य याचनाओं की राशि का भुगतान नहीं कर पाता है, तो चूककर्ता अंशधारियों के अंशों को जब्त करने से संबंधित अग्रलिखित रोजानामचा प्रविष्टियां की जाती हैं। योजक चिन्ह। ए. यदि भुगतान न की गई याचना को कॉल्स इन एरियर अकाउंट में हस्तांतरित न किया गया है। शेयर्स 2. मूल रूप से प्रीमियम पर निर्गमित अंशों की जब्ती, जब अंशों को प्रीमियम पर निर्गमित किया जाता है, तो ये ध्यानपूर्वक समझा जाता है कि राशि प्राप्त हुई है या नहीं। ए. यदि जब्त अंशों पर प्रीमियम की राशि प्राप्त हो चुकी हो। यदि जब्त अंशों पर प्रीमियम की राशि प्राप्त हो चुकी हो तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को डॉक्टर या सीआर या फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में हस्तांतरित नहीं किया जाता है, क्योंकि भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 इसकी स्वीकृति नहीं देता है कि अंशों के प्रीमियम पर प्राप्त की जा चुकी राशि को वापस या रद्द कर दिया जाए। भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 78 के अनुसार प्राप्त प्रीमियम की राशि का उपयोग विशिष्ट उद्देश्यों के लिए किया जाता है। बी. यदि जब्त अंशों पर प्रीमियम की पूरी या आंशिक राशि प्राप्त नहीं हुई हो। जब जब्त किए गए अंशों पर प्रीमियम की देय राशि पूर्ण व आंशिक रूप से प्राप्त नहीं हुई हो, तो जब्ती के समय सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को प्रीमियम को पूर्ण राशि से डेबिट किया जाता है। इसके पीछे उद्देश्य यह है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व सी वास्तविक रूप से प्राप्त राशि को केवल दिखाता है। 2. मूल रूप से प्रीमियम पर निर्गमित अंशों की जब्ती, जब अंशों को प्रीमियम पर निर्गमित किया जाता है, तो ये ध्यानपूर्वक समझा जाता है कि राशि प्राप्त हुई है या नहीं। ए. यदि जब्त अंशों पर प्रीमियम की राशि प्राप्त हो चुकी हो। यदि जब्त अंशों पर प्रीमियम की राशि प्राप्त हो चुकी हो तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को डॉक्टर या सीआर या फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में हस्तांतरित नहीं किया जाता है, क्योंकि भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 इसकी स्वीकृति नहीं देता है कि अंशों के प्रीमियम पर प्राप्त की जा चुकी राशि को वापस या रद्द कर दिया जाए। भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 78 के अनुसार प्राप्त प्रीमियम की राशि का उपयोग विशिष्ट उद्देश्यों के लिए किया जाता है। बी. यदि जब्त अंशों पर प्रीमियम की पूरी या आंशिक राशि प्राप्त नहीं हुई हो। जब जब्त किए गए अंशों पर प्रीमियम की देय राशि पूर्ण व आंशिक रूप से प्राप्त नहीं हुई हो, तो जब्ती के समय सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को प्रीमियम की पूर्ण राशि से डेबिट किया जाता है। इसके पीछे उद्देश्य यह है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व
सी वास्तविक रूप से प्राप्त राशि को केवल दिखाता है। सी मूल रूप से कटौती पर निर्गमित अंशों की जब्त किए गए अंश जो कि मूल रूप से कटौती पर निर्गमित किए गए थे, तो ऐसे अंशों पर कटौती की राशि को रा कर दिया जाता है या वापस ले लिया जाता है। इस स्थिति में जब्ती के समय डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। फलतः डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स अकाउंट केवल उन्हीं अंशों से संबंधित रह जाता है जो कि अंश पूंजी का हिस्सा बने हुए हों। जब्त हरण किए गए अंशों का पुनः निर्गमन। रेशियो ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स जब्त कर लेने के बाद अंश कंपनी की संपत्ति हो जाते हैं। कंपनी के संचालकों को पार्षद अंतर्नियम के प्रावधानों के अनुसार जब्त किए गए अंशों को पुनः निर्गमित करने का अधिकार होता है। जब्त अंशों को पुनः निर्गमन करने के प्रावधान। Provisions of Reissue of Forfeited Shares जब्त अंशों को पुनः निर्गमन करने के संबंध में निम्नांकित प्रावधान है। 1. जब्त अंशों को सममूल्य या अधमूल्य या छूट कर निर्गमित किया जा सकता है। 2. यदि जब्त किए गए अंश मूलतः सममूल्य पर निर्गमित थे, तो इन्हें कटौती पर पुनः निर्गमित कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में ये कटौती जब्त की गई राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, पुनः निर्गमन पर कटौती की राशि शेयर्स अकाउंट में डेबिट किया जाता है। उदाहरणार्थ, यदि 10 रुपये के अंश 6 रुपये प्राप्त होने के बाद जब्त किया जाता है, तो पुनः निर्गमित करते समय 6 रुपये से अधिक कटौती नहीं होनी चाहिए। 3. यदि जब्त किए गए अंश मूलतः प्रीमियम पर निर्गमित थे, तो इनके पुनः निर्गमन पर प्रतिभूति प्रीमियम को पुनः नहीं लिखा जाएगा। लेकिन यदि पूर्व में प्रीमियम की प्राप्ति नहीं हुई हो, तो पुनः निर्गमन पर इनकी प्राप्ति का लेखा होगा। वे अंश जो कि पूर्व में प्रीमियम पर निर्गमित थे, को छूट पर जारी किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट को डेबिट किया जाता है। 4. यदि जब्त किए अंश मूलतः कटौती पर निर्गमित थे, तो इनका पुनः निर्गमन हो सकता है। ऐसी स्थिति में इन अंशों पर कटौती का पुनः लेखा पुरानी दर पर हो सकता है। पुरानी दर से अधिक की हानि को फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में डेबिट किया जाता है। 5. फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट का क्रेडिट शेष पूंजीगत लाभ है। इस कारण इसका शेष पूंजी संचय खाता में हस्तांतरित किया जाता है। क्या जब्त किए गए अंशों का पुनः निर्गमन छूट पर हो सकता है? क्या जब्त किए गए अंशों का पुनः निर्गमन कटौती पर हो सकता है? लेकिन पुनः निर्गमन पर कटौती की राशि उस राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए, जितनी कि उन अंशों पर पहले ही अंशधारी दे चुका है। दूसरे शब्दों में, पुनः निर्गमन पर कटौती की राशि फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट से अधिक नहीं होनी चाहिए। उत्तरः पूर्वाधिकार अंशों के शोधन संबंधी नियम, प्रावधान, प्रोविजन, रूल इन रिलेशन ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। कंपनी अधिनियम की धारा 80 के अनुसार शोध्य पूर्वाधिकार अंशों के शोधन के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान है। 1. पूर्णदत्त पूर्वाधिकार अंश फुली पेड अप प्रेफर एन्स शेयर। धारा 80 के अनुसार पूर्वाधिकार अंशों का शोधन तभी किया जा सकता है जब वे पूर्णदत्त हों। यदि पूर्वाधिकार अंश पूर्णदत्त नहीं है, तो या तो उन्हें पूर्णदत्त किया जाएगा या उनका शोधन ही नहीं किया जाएगा। 2. शोधन का स्रोत सोर्स ऑफ रिडेम्पशन। धारा 80 के अनुसार पूर्वाधिकार अंशों का शोधन या लेन लाभों में से किया जाता, जो अन्यथा लाभांश के लिए प्राप्य होंगे या उस राशि में से जिसे शोधन के उद्देश्य से ही अंशों के किसी नए निर्गमन द्वारा प्राप्त किया गया हो। पूर्वाधिकार अंशों का शोधन नए ऋणपत्रों के निर्गमन से नहीं किया जा सकता है। 3. लामों अर्थात विभाजन योग्य लाभों में से शोधन आउट ऑफ प्रॉफिट्स आई डिविजिबल प्रॉफिट्स
कंपनी निम्नलिखित कोषों का उपयोग लाभांश भुगतान में किया जा सकता है। 1. लाभ हानि खाता। 2. सामान्य संचय। 3. संचित कोष। 4. बीमा कोष। 5. लाभांश समानीकरण कोष। 6. कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष। 7. कर्मचारी दुर्घटना कोष। जब इन खातों से शोध्य पूर्वाधिकार अंशों का शोधन किया जाता है, तो अपेक्षित राशि को सर्वप्रथम पूंजी शोधन संचय खाते में हस्तांतरित किया जाता है, इसके बाद शोधन किया जाता है। निम्न कोषों का पूर्वाधिकार अंशों के शोधन के लिए उपलब्ध न होना। निम्नलिखित खातों की बाकियों या शेषों का उपयोग शोध्य पूर्वाधिकार अंशों के भुगतान के लिए नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये लाभ पूंजीगत प्रकृति के होते हैं। 1. प्रतिभूति प्रीमियम खाता। 2. अंशहरण खाता। 3. कंपनी के सम्मेलन के पूर्व लाभ। 4. पूंजी संचय खाता। 5. विकास छूट संचिति। 6. निवेश भत्ता रिजर्व। 4. नए निर्मित अंशों की राशि से बाय अ न्यू इश्यू ऑफ शेयर्स। शोध्य पूर्वाधिकार अंशों का शोधन नए अंशों के निर्गमन से प्राप्त राशि के द्वारा किया जा सकता है। नए अंश समता अंश या पूर्वाधिकार अंश में किसी भी प्रकार के हो सके नए अंशों के सममूल्य पर प्रीमियम पर या छूट पर निर्गमित किया जा सकता है। 1. यदि नए अंश सममूल्य पर निर्गमित किए जाते हैं, तो केवल अंश पूंजी का ही प्रयोग पूर्वाधिकार अंशों के शोधन लिए किया जा सकता है। 2. यदि नए अंश प्रीमियम पर निर्गमित किए जाते हैं, तो केवल अंश पूंजी का ही प्रयोग पूर्वाधिकार अंशों के भुगतान लिए किया जा सकता है। प्रीमियम का प्रयोग इस उद्देश्य के लिए नहीं हो सकता है। 3. यदि नए अंश छूट पर निर्गमित किए जाते हैं, तो उनके अंकित मूल्य से छूट की रकम घटाकर शेष शुद्ध राशि का ही प्रयोग शोध्य पूर्वाधिकार अंशों के शोधन के लिए किया जा सकता है। 5. लाभ में से नए अंश निर्गमित करके पूर्वाधिकार अंशों का भुगतान करना। शोधनीय पूर्वाधिकार अंशों का भुगतान आंशिक रूप से कंपनी के लाभों तथा आंशिक रूप से नए अंशों को निर्गमित करके किया जाता है। इस प्रकार शोधनीय पूर्वाधिकार अंश पूंजी का शोधन कंपनी के लाभों में से अर्थात पूंजी शोध्य संयम खाते से और अंशों को निर्गमित करके किया जाता है। उत्तर: ब्याज रहित उद्धरण, ऋणपत्र, एक्स इंटरेस्ट कोटेशन, डिबेंचर। यदि ऋणपत्रों के खरीद हेतु दिए गए मूल्य में समाप्त अवधि का ब्याज शामिल नहीं किया जाता है, तो इसे ब्याज रहित उद्धरण कहते हैं। दूसरे शब्दों में ऋणपत्रधारियों को समाप्त अवधि के ब्याज को भुगतान तो होता ही है, साथ ही ऋणपत्रों का मूल्य भी मिल जाता है। ब्याज सहित उद्धरण, ऋणपत्र, कम इंटरेस्ट कोटेशन, डेंचर। यदि ऋणपत्रों के खरीदे हेतु दिए गए मूल्य में समाप्त अवधि का ब्याज शामिल होता है, तो उसे ब्याज सहित उद्धरण कहते हैं। दूसरे शब्दों में, ऋणपत्रधारियों को ऋणपत्रों के मूल्य में समाप्त अवधि के ब्याज को घटाकर भुगतान किया जाता है। उत्तर: अधिकार अंश, राइट शेयर्स या अधिकार अंशों का निर्गमन, इशू ऑफ राइट शेयर्स। किसी सार्वजनिक कंपनी द्वारा अपनी स्थापना के 2 वर्षों पश्चात अथवा प्रथम आवंटन के 1 वर्ष के पश्चात अथवा प्रथम आवंटन के 1 वर्ष पश्चात, जो भी तिथि हो, अंश पूंजी बढ़ाने के उद्देश्य से वैधानिक रूप में अपने विद्यमान अंशधारियों को उनके द्वारा धारित किए गए समता अंशों के अनुपात में नए अंशों का निर्गमन अधिकार अंशों का निर्गमन कहलाता है। कंपनी को अपने अधिकार अंशों के निर्गमन के प्रस्ताव की सूचना कम से कम 15 दिन पूर्व वर्तमान अंशधारियों को प्रेषित करना आवश्यक है, किंतु अंशधारियों द्वारा इन अंशों का क्रय आवश्यक नहीं है। वे इन अंशों के क्रय की प्रस्ताव आय स्वीकार कर सकते हैं अथवा
2. अस्वीकार कर सकते हैं, अथवा 3. किसी अन्य व्यक्ति के हस्तांतरित कर सकते हैं। इन अंशों का निर्गमन सममूल्य बट्टा अथवा प्रीमियम पर किया जा सकता है। अधिकार अंशों के आवंटन में आए भिन्नात्मक अंशों को पूर्ण अंशों में बदलकर संचालकों द्वारा इनका बाजार में विक्रय कर प्राप्त राशि उन अंशधारियों को बांट दी जाती है, जिनके ये भिन्नात्मक अंश थे। उत्तर: स्वैट या स्व अर्जित समता अंश, स्वेट इक्विटी शेयर्स, या स्व अर्जित समता अंशों का निर्गमन, इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। कंपनी के संचालकों, प्रवर्तकों एवं कर्मचारियों को जिन्होंने अपने अथक परिश्रम से कंपनी की स्थापना एवं विकास में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया है, उन्हें बट्टे पर अथवा बिना नकद प्रतिफल पर निर्गमित समता अंश स्वर्जित समता अंश कहलाते हैं। कंपनी अधिनियम की व्यवस्था के अनुसार पूर्व में निर्गमित किए जा चुके समता अंशों की श्रेणी के अंश ही स्वर्जित समता अंश के रूप में निर्गमित किए जा सकते हैं। इस संबंध में निम्न शर्तें पूरी करना आवश्यक है। 1. ऐसे अंशों के निर्गमन का प्रस्ताव कंपनी की सामान्य सभा में पारित हो चुका है। 2. ऐसे प्रस्ताव में अंशों की संख्या, बाजार मूल्य, प्राप्त प्रतिफल तथा संचालकों या कर्मचारियों की श्रेणी, जिन्हें ये अंश जारी किए जाने हैं, का उल्लेख होना आवश्यक है। 13. कंपनी के व्यापार प्रारंभ करने की तिथि से कम 1 वर्ष पूरा चुका हो। 4. यदि कंपनी किसी मान्यता प्राप्त स्कंध विनिमय से सूचीबद्ध हो तो ऐसे अंशों का निर्गमन सेबी के नियमों के अनुसार ही होगा। सूचीबद्ध न होने पर पार्षद अंतर नियमों की व्यवस्थाओं के अनुरूप होगा। 5. स्वर्जित समता अंशों पर सभी सीमाएं, मान्यताएं तथा प्रतिबंध लागू होंगे जो समता अंशों पर लागू हैं। उत्तर विलय से स्वभाव का, अमालागमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, निम्नलिखित 5 शर्तों के पूरा होने पर किसी भी कंपनी के एकीकरण को विलय के स्वभाव का एकीकरण माना जाएगा। आय, एकीकरण के बाद हस्तांतरक कंपनी की सभी संपत्तियां एवं हस्तांतरी कंपनी के हो जाएंगे। ई, हस्तांतरी कंपनी एवं उसकी सहायक कंपनियां द्वारा एकीकरण के पूर्व तक ग्रहण किए गए हस्तांतरक कंपनी के साधारण अंशों के अतिरिक्त अन्य साधारण अंशों के अंकित मूल्य के कम से कम 90% अंशधारी हस्तांतरी कंपनी के साधारण अंशधारी एकीकरण के बाद बन जाएंगे। ई, हस्तांतरक कंपनी के वे सभी साधारण अंशधारी जो हस्तांतरी कंपनी के साधारण अंशधारी बनने के लिए स्वीकृति देते हैं, उन्हें हस्तांतरी कंपनी द्वारा अपने साधारण अंशों का निर्गमन करते हुए एकीकरण के प्रतिफल का पुनर्तः भुगतान किया जाएगा, किंतु आंशिक या खंडित अंशों का भुगतान नकदी में किया जाएगा। इव, हस्तांतरी कंपनी द्वारा एकीकरण के बाद हस्तांतरक कंपनी के व्यवसाय को चालू रखा जाएगा। वी, हस्तांतरी कंपनी के वित्तीय विवरणों में हस्तांतरक कंपनी की संपत्तियों एवं दायित्वों को उनके पुस्तकीय मूल्य पर प्रदर्शित किया जाएगा। यदि दोनों कंपनियों की लेखांकन नीति में कोई अंतर हो तो एकरूपता लाने के उद्देश्य से आवश्यक समायोजन किए जा सकते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि विलय के स्वभाव के एकीकरण में हस्तांतरक कंपनी एवं हस्तांतरी कंपनी दोनों का अस्तित्व बना रहता है और दोनों कंपनियों का व्यवसाय भी बना रहता है। इसके अतिरिक्त दोनों कंपनियों के अंशधारियों का स्वामित्व भी बहुत हद तक बना रहता है। वार्षिक वित्तीय विवरण बनाते समय दोनों कंपनियों की संपत्तियों, संचयों एवं दायित्वों का विवरण भी एक साथ दिया जाता है। उत्तर लाभों का विनियोजन। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, लाभों का विनियोजन, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन सी। प्रत्येक कंपनी को अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए तथा भावी आकस्मिकताओं की पूर्ति के लिए अपने लाभ में से कुछ भाग विभिन्न संचयों में अंतरित करना आवश्यक होता है।
कंपनी के लाभों का संचय में अंतरण तथा अंशधारियों को लाभांश के रूप में वितरण लाभों का विनियोजन कहलाता है। यह अंतरण लाभ हानि विनियोजन खाते के माध्यम से किया जाता है। लाभ हानि विनियोजन खाता के डेबिट पक्ष में मदें गत वर्ष की हानि, चालू वर्ष के लाभ हानि खाता से अंतरित हानि, विभिन्न संचय एवं कोषों जैसे सामान्य संचय, लाभांश समानीकरण संचय, ऋण शोधन कोष, पूंजी शोधन संचय, विकास छूट संचय आदि में अंतरित राशि, लाभांश एवं बोनस आदि का उल्लेख किया जाता है। पूर्ण विराम डॉट। लाभ हानि विनियोजन खाते के क्रेडिट पक्ष की मदें गत वर्ष में लाया गया लाभ हानि विनियोजन खाता का शेष क्रेडिट शेष ह्रास एवं कर के आयोजन के पश्चात लाभ हानि खाते से ज्ञात किया गया चालू वर्ष का शुद्ध लाभ तथा गत वर्षों के संचय से अंतरित अतिरिक्त राशि का उल्लेख किया भा हानि विनियोजन खाते का प्रारूप निम्नानुसार जाता है। लाभ होता है। उत्तर, ख्याति, गुडविल। अधिक लाभ कमाने की क्षमता ख्याति कहलाती है। ख्याति की विभिन्न परिभाषाएं दी गई है। इनमें से कुछ निम्न हैं। डिक्सी के अनुसार, जब एक व्यक्ति ख्याति के लिए कुछ राशि देता है तो वह राशि इसलिए देता है कि ऐसा करने से वह इतनी अधिक आय प्राप्त करेगा जितनी कि वह बिना इसे प्राप्त नहीं कर सकता। मोरिसे के अनुसार, ख्याति एक फर्म के अनुमानित अधिक उपार्जन का वर्तमान मूल्य है। आर. विक्सन के अनुसार, ख्याति एक व्यावसायिक उपक्रम से संबंधित सभी अनुकूल गुणों का मूल्य है। ख्याति का मूल्यांकन, वैल्यूएशन ऑफ गॉडविल, लेखाकरण में ख्याति का महत्व तभी है, जबकि ख्याति का कोई मूल्य हो। जब तक ख्याति के लिए कोई राशि न दी जाती है और न ली जाती है तब इसका लेखा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि लेखाकरण में लेखे तभी होंगे जब कोई सौदा हो। जब किसी व्यवसाय को क्रय करते समय संपत्तियों के मूल्य के अतिरिक्त कुछ और राशि देनी पड़ती है तो इसे अधिक राशि को ख्याति का मूल्य माना जाता है। जिस राशि के उपलक्ष्य में कुछ भी प्राप्त न हो फिर भी क्रेता सहर्ष उस देने के लिए तैयार हो तो इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वह राशि इसलिए देना चाहता है कि भविष्य में उसे साधारण लाभों से अधिक लाभ प्राप्त होने की आशा है। इसी लाभ के सहारे वह ख्याति का मूल्यांकन करता है। ख्याति के मूल्यांकन की दिशाएं। निम्नांकित दशाओं में ख्याति का मूल्यांकन किया जाता। एक कंपनी की दशा में। 1. जब दो कंपनियों का एकीकरण हो। 2. जब एक कंपनी दूसरी कंपनी का संविलयन करे। 3. जब अंशों का मूल्यांकन करारोपण के उद्देश्य से किया जाए और स्कंध विपणी के द्वारा अंशों का मूल्य उपलब्ध न हो। 4. जब कंपनी पहले ख्याति को अपलिखित कर दिया है और जब लाभ हानि खाते की डेबिट बाकी को कम करने के लिए ख्याति खाता फिर से बनाना हो। 5. कंपनी को बिक्री पर। एक साझेदारी संस्था की दशा में। 1. साझेदार के प्रवेश पर। 2. साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर। 3. साझेदार की मृत्यु पर। 4. साझेदार के लाभ अनुपात में परिवर्तन होने पर। 5. साझेदारी व्यवसाय की बिक्री पर। 6. साझेदारी संस्थाओं के एकीकरण पर। अन्य दशाओं में। 1. व्यापारी की मृत्यु पर संपत्ति कर लगने पर। 2. किसी व्यापार को सरकार द्वारा अनिवार्य योजना के अंतर्गत लेने पर। 3. एक व्यवसाय की बिक्री होने पर। 4. व्यवसाय के पुनर्संगठित होने पर। अधिलाभ पर आधारित ख्याति के मूल्यांकन की विभिन्न विधियां। अधिलाभ विधि के अनुसार ख्याति का मूल्य ज्ञात करना औसत लाभ विधि की तुलना में अधिक संतोषजनक है।
साधारण भाषा में अधिलाभ का आशय उस लाभ से है जो एक व्यवसाय अपने समकक्ष दूसरे व्यवसाय द्वारा अर्जित लाभ की तुलना में अधिक लाभ प्राप्त करता है। अधिलाभ का आशय, यदि व्यवसाय के वास्तविक औसत लाभ फर्म के साधारण लाभ से अधिक होते हैं, तो इसे आधिक्य को अधिलाभ कहा जाता है। इसे निम्न प्रकार प्रकट किया जाता है: अधिलाभ वास्तविक औसत लाभ इक्वल्स SP इक्वल्स AAPNP। साधारण लाभ। अधिलाभ विधि से ख्याति की गणना करने के लिए निम्न प्रक्रिया अपनाई जाती है। अधिलाभ विधि से ख्याति की गणना करने के लिए निम्न प्रक्रिया अपनाई जाती है। अधिलाभ विधि से ख्याति की गणना करने के लिए निम्न प्रक्रिया अपनाई जाती है। अ. व्यवसाय में लगी पूंजी या नियोजित पूंजी। व्यवसाय में लगी पूंजी की गणना के संबंध में निम्न विवरण महत्वपूर्ण है। 1. स्थायी संपत्तियां। चिट्ठे में संपत्ति की ओर दी हुई स्थायी संपत्तियों को प्रतिस्थापन मूल्य पर लिखकर जोड़ना चाहिए। यदि प्रतिस्थापन मूल्य न दिया हो तो जो मूल्य चिट्ठे में दिया हो, उसी को जोड़ना चाहिए। 2. चालू संपत्तियां। चालू संपत्तियों को प्रतिस्थापन मूल्य पर शामिल किया जाना चाहिए। यदि यह मूल्य दिया हुआ न हो तो पुस्तकीय मूल्य प्रयोग करना चाहिए। 3. कृत्रिम संपत्तियां। चिट्ठे में दी हुई कृत्रिम या बनावटी संपत्तियों, जैसे प्रारंभिक व्यय, अंशों एवं ऋणपत्रों पर कटौती आदि को शामिल नहीं करना चाहिए। 4. अदृश्य संपत्तियां। यदि ये संपत्तियां व्यवसाय के आय में सहयोग कर रही हैं, तो इन्हें उचित मूल्य पर शामिल किया जाना चाहिए। 5. विनियोग। विनियोग के संबंध में निम्न बातें ध्यान देने योग्य है। 1. यदि विनियोग आंतरिक है अर्थात व्यवसाय की प्रगति के लिए विनियोग किए गए हैं, तो इनके पुनर्मूल्यांकित मूल्य को विनियोजित पूंजी के लिए शामिल किया जाना चाहिए। 2. यदि आय उपार्जन के लिए अपने अतिरिक्त धन का विनियोग किया जाता है और इसका व्यवसाय की प्रगति से संबंध नहीं है, तो नियोजित पूंजी के लिए इसे संपत्तियों में शामिल नहीं करना चाहिए। 6. ख्याति की राशि चिट्ठे में दी हुई हो तो इसे नियोजित पूंजी निकालने के लिए छोड़ देना चाहिए, परंतु यदि इसे क्रय किया गया है तो कुछ विद्वान इसे शामिल कर लेते हैं और कुछ नहीं करते। ब. औसत विनियोजित पूंजी। उपर्युक्त गणनानुसार व्यवसाय में लगी पूंजी को सही नहीं माना जाता है, क्योंकि व्यवसाय में लाभ वर्ष पर्यंत नहीं होते हैं। अतः अधिकतर विद्वानों का मत है कि औसत विनियोजित पूंजी का प्रयोग ख्याति निकालने के लिए किया जाना चाहिए। वर्ष के आयागत लाभ के आधे से तात्पर्य उस लाभ से है जो बाह्य विनियोग की आय, दीर्घकालीन ऋणों पर ब्याज आदि के घटाने के गुण प्राप्त होता है, उसके आधे से है। स. औसत लाभ, एवरेज प्रॉफिट। औसत लाभ का तात्पर्य उस लाभ से है जो कुछ वर्षों के लाभ को जोड़कर उन वर्षों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त है। द. वास्तविक औसत लाभ। औसत लाभ का निर्धारण हो जाने के उपरांत वास्तविक औसत लाभ का निर्धारण किया जाता है। यह साधारण लाभ। साधारण लाभ का आशय उस लाभ से है जो कि औसत विनियोजित पूंजी में आय के उस दर का गुणा करने से आता है जिसे प्राप्त करने की आशा उस प्रकार के उद्योगों में विनियोग करने वाले व्यक्ति रखते हैं। र. अधिलाभ। अधिलाभ का आशय उस लाभ से है जो वास्तविक औसत लाभ में से साधारण लाभ को घटाने के बाद प्राप्त होता है। उत्तर: अंशों के मूल्यांकन की विधियां, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। अंशों के मूल्यांकन के लिए कोई विधि कंपनी अधिनियम में नहीं दी हुई है, यद्यपि अंतर्नियमों में इसके लिए व्यवस्था की जा सकती है। साधारणतया या अंशों के मूल्यांकन की निम्न 3 विधियां अपनाई जाती हैं। 1. संपत्ति मूल्यांकन विधि। 2. आय मूल्यांकन विधि। 3.
उचित मूल्यांकन विधि 4 प्रति अंश आय विधि 1 संपत्ति मूल्यांकन विधि एसेट्स वैल्यूएशन मेथड। इस विधि के अनुसार अंशों का मूल्य दो प्रकार निकाला जा सकता है। 2 संपत्तियों एवं दायित्वों की गणना द्वारा। इस विधि में अंश का मूल्य निकालने के लिए जिस कंपनी के अंश मूल्य निकालना है उसकी समस्त संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकित मूल्य का योग किया जाता है। इसी तरह समस्त बाह्य दायित्वों जैसे लेनदार ऋणपत्र आरक्षित ऋण कर्मचारी सुरक्षा कोष आदि का योग किया जाता है। तदुपरांत कुल संपत्तियों के योग में से कुल दायित्वों का योग घटो दिया जाता है जिससे उस कंपनी की शुद्ध संपत्तियों का मूल्य ज्ञात हो जाता है। सूत्र रूप में 1 शुद्ध संपत्तियों का मूल्य संपत्तियों के वसूली मूल्य का योग 2 अंश मूल्य बाह्य दायित्वों का योग इक्वल्स शुद्ध संपत्तियों का मूल्य। अंशों की संख्या 3 संचिति एवं आधिक्य की गणना द्वारा। संपत्ति मूल्यांकन विधि के अंतर्गत किसी भी कंपनी के अंश का मूल्य निकालने की यह वैकल्पिक विधि है। इस विधि में कंपनी की अंश पूंजी के संचिति और कोषों तथा पुनर्मूल्यांकन के लाभ को जोड़ा जाता है। 1 शुद्ध संपत्ति का मूल्य कंपनी की अंश पूंजी इक्वल्स जोड़ संचिति एक कोष जोड़ पुनर्मूल्यांकन का लाभ। 2 अंश का मूल्य इक्वल्स शुद्ध संपत्तियों का मूल्य अंशों की संख्या। इसके विभिन्न नाम 1 संपत्ति मूल्यांकन विधि 2 शुद्ध संपत्ति मूल्यांकन विधि 3 पूंजी मूल्यांकन विधि 4 समता आधार पर विधि 5 आंतरिक मूल्य विधि। उत्तर आय मूल्यांकन विधि SU 2019 यील्ड और इनकम वैल्यूएशन मेथड। इस विधि में अंशों का मूल्य निम्नांकित दो आधारों पर निकाला जाता है। अ लाभांश आय आधार ब अर्जित आय आधार अ लाभांश आय आधार। बेसिस ऑफ रेट ऑफ डिविडेंड जब अंशों का मूल्य उस पर प्राप्त होने वाली लाभांश की आय के आधार पर किया जाता है तब इसे लाभांश आय आहार वाली विधि कहते हैं। इस विधि में अंशों का मूल्य निकालने के लिए आय की सामान्य दर एवं लाभांश की दर का प्रयोग होता है जिनका वर्णन इस प्रकार है। प्रत्याय आय की सामान्य दर। आय की सामान्य दर का आशय उस दर से है जिस दर से एक विशेष प्रकार का उत्पाद करने वाली कंपनियों द्वारा आय अर्जित करने की उम्मीद की जाती है। निम्न तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आय की सामान्य दर का निर्धारण किया जाता है। 1 स्थिर रूप से एवं नियमित लाभांश देने वाली कंपनी है तो सामान्य दर में कुछ कमी कर दी जाती है। 12 यदि लाभांश नियमित रूप से न देने वाली कंपनी है तो लाभांश दर में कुछ वृद्धि कर दी जाती है। 3 यदि अंश आंशिक दत्त है तो सामान्य दर में साधारणतया 1/4 की वृद्धि करना उचित माना जाता है। 4 यदि कंपनी का वित्तीय प्रबंध संतोषजनक है तो सामान्य दर में कुछ कमी कर दी जाती है। 5 यदि कंपनी का वित्तीय प्रबंध संतोषजनक नहीं है तो सामान्य दर में कुछ वृद्धि कर दी जाती है। लाभांश की दर रेट ऑफ डिविडेंड। लाभांश की दर का आशय उस दर से है जिस दर से कंपनियों द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है। लाभांश की दर निकालने के लिए शुद्ध लाभ में से आयकर ऋणपत्र में हस्तांतरण पूर्वाधिकार राशियों पर लाभांश आदि हो तो इन्हें घटा दिया जाता है। इस प्रकार आए हुए लाभांश की राशि में चुकता अंश पूंजी का भाग करके 100 से गुणा करने पर लाभांश की दर ज्ञात हो जाती है। लाभांश की दर इक्वल्स लाभांश की राशि x100 चुकता समता अंश पूंजी अंश मूल्य वैल्यू ऑफ शेयर्स
लाभांश की दर ज्ञात हो जाने के उपरांत निम्न सूत्र की सहायता से अंश का मूल्य ज्ञात किया जाता है। अंश मूल्य। लाभांश की दर x अंश पर चुकता राशि आय की सामान्य दर। लाभांश की कई दरें, कभी कभी क्रियात्मक प्रश्नों में कंपनी के कई वर्षों की लाभांश दर दी हुई हो तो इन दरों का औसत निकाला जाता है। फिर लाभांश की औसत दर से अंश का मूल्य ज्ञात किया जाता है। लाभांश आय विधि का प्रयोग। 1. ऐसी पब्लिक कंपनियों में जो बहुत छोटी है। 2. जिन अंशों का क्रय विक्रय कम होता है, यद्यपि वे स्कंध विपणी की सूची में है। 3. जिन अंशों के बाजार मूल्य में बहुत कम परिवर्तन होता है। लाभ। 1. इस विधि का प्रमुख लाभ ये है कि यह विधि अत्यंत सरल है। इसके द्वारा अंशों का मूल्यांकन सरलता से किया जा सकता है। 2. लाभांश की दर की तुलना द्वारा कंपनी की वास्तविक स्थिति का ज्ञान प्राप्त होता है। हानियां। 1. कभी कभी ऊंची दर पर लाभांश का भुगतान अंशधारियों को ऊंचे कर से बचाने के उद्देश्य से नहीं किया जाता है। 2. लाभांश की दर पर वितरण उपार्जन शक्ति पर बहुधा नहीं होता है, वरन अन्य कारण भी इसके निर्धारण में प्रयोग किए जाते हैं। 3. कुछ ऐसी कंपनियां ऊंचे दर पर लाभांश देती है, जिनकी दशा अच्छी नहीं होती और वे इसे छिपाने के लिए ऐसा करती है। ब. अर्जित आय आधार, बेसिस ऑफ रेट ऑफ अर्निंग। कंपनी द्वारा अर्जित की जाने वाली आय का नियोजित पूंजी के साथ अनुपात निकालकर भी अंश का मूल्य निकालने की विधि को अर्जित आय आधार वाली विधि कहते हैं। इस विधि में अंशों का मूल्य निकालने के लिए अर्जित आय एवं नियोजित पूंजी का प्रयोग होता है। अर्जित आय। अंशों के मूल्यांकन के संबंध में अर्जित आय का आशय उस आय से है जो लाभ में से कर पूर्वाधिकार अंशों का लाभांश हस्तांतरण को हटाने के बाद प्राप्त होती है। नियोजित पूंजी अंशों के मूल्यांकन के संबंध में नियोजित पूंजी से आशय उस पूंजी से संपत्तियों के योग में से समस्त बाह्य दायित्वों के घटाने के बाद प्राप्त होती है। अंश का मूल्य, अर्जित आय एवं नियोजित पूंजी ज्ञात हो जाने के बाद निम्नांकित सूत्रों की सहायता से अंश का मूल्य ज्ञात किया जाता है। 1. अर्जित आय की दर इक्वल्स अर्जित आय x 100 नियोजित पूंजी। 2. समता अंश का मूल्य अर्जित आय की दर x अंश पर चुकता राशि। आय की सामान्य दर। वैकल्पिक विधि। 1. लाभ का पूंजीकरण। समता अंशों पर देय लाभांश x 100 आय की सामान्य दर। 2. समता अंश का मूल्य। लाभांश का पूंजीगत मूल्य समता अंशों की संख्या। उत्तर एकीकरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ अमालगमेशन, लेखा प्रमाप -14 के अनुसार एकीकरण के निम्नलिखित दो प्रकार निश्चित किए गए हैं। 1. विलय के स्वभाव का एकीकरण। अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मेरियर। निम्नलिखित 5 शर्तों के पूरा होने पर किसी भी कंपनी के एकीकरण को विलय के स्वभाव का एकीकरण माना जाएगा। 1. एकीकरण के बाद हस्तांतरक कंपनी की सभी संपत्तियां एवं दायित्व हस्तांतरी कंपनी के हो जाएंगे। 2. हस्तांतरी कंपनी एवं उसकी सहायक कंपनियों द्वारा एकीकरण के पूर्व तक ग्रहण किए गए हस्तांतरक कंपनी के साधारण अंशों के अतिरिक्त अन्य साधारण अंशों के अंकित मूल्य के कम से कम 90% अंशधारी हस्तांतरी कंपनी के साधारण अंशधारी एकीकरण के बाद बन जाएंगे। 3. हस्तांतरक कंपनी के वे सभी साधारण अंशधारी जो हस्तांतरी कंपनी के साधारण अंशधारी बनने के लिए स्वीकृति देते हैं, उन्हें हस्तांतरी कंपनी द्वारा अपने साधारण अंशों का निर्गमन करते हुए एकीकरण के प्रतिफल का पुनर्तः भुगतान किया जाएगा।
किंतु आंशिक या खंडित अंशों का भुगतान नकदी में किया जाएगा। 4. हस्तांतरी कंपनी द्वारा एकीकरण के बाद हस्तांतरक कंपनी के व्यवसाय को चालू रखा जाएगा। 5. हस्तांतरी कंपनी के वित्तीय विवरणों में हस्तांतरक कंपनी की संपत्तियों एवं दायित्वों को उनके पुस्तकीय मूल्य पर प्रदर्शित किया जाएगा। यदि दोनों कंपनियों की लेखांकन नीति में कोई अंतर हो तो एकरूपता लाने के उद्देश्य से आवश्यक समायोजन किए जा सकते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि विलय के स्वभाव के एकीकरण में हस्तांतरक कंपनी एवं हस्तांतरी कंपनी दोनों का अस्तित्व बना रहता है। इसके अतिरिक्त दोनों कंपनियों के अंशधारियों का स्वामित्व भी बहुत हद तक बना रहता है। वार्षिक वित्तीय विवरण बनाते समय दोनों कंपनियों की संपत्तियों, संचयों एवं दायित्वों का विवरण भी एक साथ दिया जाता है। 2. क्रय के स्वभाव का एकीकरण। अमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेस। विलय के स्वभाव के एकीकरण में जिन 5 शर्तों का उल्लेख किया गया है, जब उनमें से कोई एक या अधिक शर्तों की पूर्ति नहीं हो पाती तब ऐसे एकीकरण को क्रय के स्वभाव का एकीकरण माना जाता है। इस प्रकार के किसी एक कंपनी द्वारा दूसरों कंपनी को पूर्ण रूप से क्रय कर लिया जाता है तथा आपसी समझौते के अनुसार अथवा किसी उचित तरीके से निर्धारित किए गए क्रय प्रतिफल का भुगतान अंशों में या ऋणपत्रों में या नकदी में या किसी एक या सभी रूप में किया जा सकता है। इस दशा में हस्तांतरक कंपनी की संपत्तियों एवं दायित्वों को हस्तांतरी कंपनी द्वारा ले लिया जाता है, जिसके फलस्वरूप हस्तांतरक कंपनी का व्यवसाय बंद हो जाता है और हस्तांतरक कंपनी के अंशधारी हस्तांतरी कंपनी की पूंजी में कोई हित नहीं रखते हैं। उदाहरण के लिए, अली ने बाली के व्यवसाय का अधिग्रहण किया, लेकिन बाली के व्यवसाय को चालू रखने की इच्छा नहीं है। तो ये क्रय के स्वभाव का एकीकरण है, न कि विलय का। अथवा जब बली के अंशधारी अली के अंशधारी नहीं हो पाते हैं, तो ये क्रय के स्वभाव का एकीकरण होता है। पुनः यदि ली गई संपत्तियों एवं दायित्वों का हस्तांतरी कंपनी की पुस्तकों में संशोधित मूल्य पर अभिलेखन होता है, ये भी क्रय के स्वभाव का एकीकरण होता है। उत्तर क्रय प्रतिफल एवं इसका निर्धारण। Purchase consideration and its determination। एकीकरण के समय निर्धारित किया जाने वाला क्रय प्रतिफल शब्द वह मूल्य होता है, जिसे हस्तांतरक कंपनी के अंशधारी अपनी संपत्तियों एवं दायित्वों के लिए हस्तांतरी कंपनी से प्राप्त करेंगे। लेखा मानक 14 का कथन है, एकीकरण के प्रतिफल का आशय हस्तांतरी कंपनी द्वारा हस्तांतरक कंपनी को निर्गमित अंशों एवं अन्य प्रतिभूतियों का एकल राशि एवं रोकड़ या अन्य संपत्तियों के रूप में किए गए भुगतान से होता है। इसी प्रकार क्रय प्रतिफल हस्तांतरित कंपनी के अंशधारियों द्वारा अंशों, ऋणपत्रों, नकद या अन्य संपत्तियों के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। ये भी स्पष्ट है कि ऋणपत्रधारियों को किया गया भुगतान या अन्य दायित्वों के भुगतान को क्रय प्रतिफल में शामिल नहीं करते हैं। यह मान लिया जाएगा कि इन्हें हस्तांतरी कंपनी द्वारा ले लिया गया है और इनका भुगतान कर दिया गया है। यदि हस्तांतरी कंपनी द्वारा कोई दायित्व स्पष्ट रूप से नहीं लिया गया है, तो इसका भुगतान हस्तांतरक कंपनी द्वारा किया जाएगा। सामान्यतः क्रय मूल्य का निर्धारण हस्तांतरक कंपनी और हस्तांतरी कंपनी के आपसी अनुबंध द्वारा होता है। क्रय प्रतिफल का निर्धारण करते समय इसके विभिन्न तत्वों का उचित मूल्य का निर्धारण किया जाता है। उदाहरण के लिए, जब प्रतिफल प्रतिभूतियों के रूप में है तो संवैधानिक प्राधिकारी द्वारा निश्चित मूल्य को ही उचित मूल्य माना जा सकता है। जब यह अन्य संपत्तियों के रूप में हो, त्याग किए गए संपत्ति का बाजार मूल्य विश्वसनीयता के साथ निर्धारित न हो सके, तो इसका निर्धारण शुद्ध पुस्तक मूल्य पर होता है। क्रय प्रतिफल के निर्धारण की 3 रीतियां अग्र हैं। 1.
शुद्ध भुगतान रीति, नेट पेमेंट मेथड। 2. शुद्ध संपत्ति रीति, नेट एसेट्स मेथड। 3. अंशों की अनुपात रीति या अंश विनिमय रीति, शेयर प्रोपोर्शन मेथड और शेयर एक्सचेंज मेथड। 1. शुद्ध भुगतान रीति, नेट पेमेंट मेथड। जैसा कि पहले इंगित किया गया है, लेखा मानक -14 अनुबंध करता है कि क्रय प्रतिफल मुख्य रूप से शुद्ध भुगतान पर आधारित होता है। लेखा मानक 14 का कथन है कि एकीकरण के लिए प्रतिफल का आशय हस्तांतरी कंपनी द्वारा हस्तांतरक कंपनी को निर्गमित अंशों एवं प्रतिभूतियों का सकल राशि एवं रोकड़ या अन्य संपत्तियों के रूप में किए गए भुगतान से होता है। इस प्रकार शुद्ध भुगतान रीति के अंतर्गत क्रय प्रतिफल हस्तांतरक कंपनी सम व पूर्वाधिकार अंशधारियों के दावों के हेतु चुकता किए गए अंशों, ऋण पत्रों एवं नकद का कुल योग होता है। अतः ऋण पत्रधारियों एवं अन्य दायित्वों को किया गया भुगतान क्रय प्रतिफल के अंग नहीं माने जाते हैं। इसी प्रकार का व्यवहार समापन का लागत, विघटन के खर्चे का होता है यदि उसका भुगतान हस्तांतरी कंपनी द्वारा किया गया हो। यदि प्रश्न में इस संबंध में कुछ नहीं कहा गया है, तो विलय की दशा में अंशों का मूल्य चुकता मूल्य पर और क्रय की दशा में अंशों को बाजार मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है। 2. शुद्ध संपत्ति रीति, नेट एसेट्स मेथड। इस रीति के अनुसार क्रय प्रतिफल की राशि का निर्धारण हस्तांतरी कंपनी द्वारा लिए गए सभी संपत्तियों के उचित मूल्य या शुद्ध पुस्तक मूल्य के योग में से हस्तांतरी कंपनी द्वारा लिए गए बाह्य दायित्वों के पुस्त मूल्य या निर्धारित मूल्य को घटाकर किया जाता है। इस संदर्भ में निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। 1. यदि हस्तांतरी कंपनी हस्तांतरक कंपनी के सभी संपत्तियों को लेने के लिए तैयार होती है, तो इन संपत्तियों में रोकड़ व बैंक शेष भी शामिल होंगे, परंतु सभी संपत्तियों शब्द में बनावटी संपत्तियां, जैसे लाभ हानि खाता का डेबिट शेष, प्रारंभिक व्यय अंशों एवं ऋणपत्रों के निर्गमन पर बट्टे व अन्य व्यय, विज्ञापन व्यय आदि को शामिल नहीं करते हैं। 2. यदि कोई ख्याति पूर्वदत्त व्यय हो तो ली गई संपत्तियों में इन्हें शामिल करेंगे, जब तक कि इसके विपरीत कुछ न कहा गया हो। 3. यदि हस्तांतरी कंपनी द्वारा कुछ संपत्तियां नहीं ली जाती है, तो उन्हें शामिल न करके छोड़ दिया जाएगा। 4. दायित्व शब्द हमेशा तीसरे पक्ष से संबंधित सभी दायित्वों का बोध करता है। व्यापारिक दायित्व वे होते हैं जो मात्र सेवा के क्रय से उचित होते हैं, जैसे व्यापारिक लेनदार या देय विपत्र। 5. दायित्वों से संचित या अवितरित लाभ, जैसे सामान्य संचय, सिक्योरिटी प्रीमियम, कर्मचारी दुर्घटना फंड, बीमा फंड। पूंजीगत संचय, लाभांश समानीकरण कोष आदि को शामिल नहीं करते हैं। 3. अंशों की अनुपात रीति, शेयर प्रोपोर्शन मेथड। इस विधि में क्रय प्रतिफल का निर्धारण करने के लिए सर्वप्रथम शुद्ध संपत्ति विधि से कंपनी की शुद्ध संपत्तियां का मूल्य ज्ञात किया जाता है। तदुपरांत इस मूल्य में हस्तांतरी कंपनी के एक अंश की कीमत का भाग दिया जाता है, जिससे उन अंशों की संख्या ज्ञात हो जाती है जो हस्तांतरक कंपनी के अंशधारियों को हस्तांतरी कंपनी से प्राप्त होंगे। जब यह मालूम हो जाता है कि हस्तांतरित कंपनी से हस्तांतरक कंपनी को कितने अंश मिलेंगे, तो उसे हस्तांतरक कंपनी के वर्तमान अंशे से भाग देने पर अंशों का अनुपात ज्ञात हो जाता है। उदाहरण के लिए, माना कि हस्तांतरक कंपनी को अपने वर्तमान 500 अंशों से भाग देने पर अंशों का अनुपात ज्ञात हो जाता है। उदाहरण के लिए, माना कि हस्तांतरक कंपनी को अपने वर्तमान 500 अंशों के बदले में हस्तांतरी कंपनी में 1000 अंश मिलेंगे, तो पुराने और नए अंशे का अनुपात 1:2 होगा। खंडित अंशों की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ फ्रैक्शन ऑफ शेयर।
यदि अनुपात 1:1:2 आता है तब आधे अंश के भुगतान की समस्या उत्पन्न होती है, जिसे खंडित अंशों की समस्या कहते हैं। इस समस्या का समाधान निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है। 1. जिन अंशधारियों को खंडित अंश प्राप्त होते हैं उन सभी अंशधारियों के लिए हस्तांतरित कंपनी द्वारा खंडित प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। 2. जिन अंशधारियों को खंडित अंश प्राप्त होते हैं वे खंडित अंशों के लिए कंपनी से रोकड़ की मांग कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में खंडित अंशों के लिए रोकड़ का निर्धारण अंश बाजार मूल्य के आधार पर किया जाता है। उत्तर: आंतरिक पुनर्निर्माण, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, जब वित्तीय अनुव्यसन को निर्धारित स्कीम मौजूदा कंपनी के अस्तित्व को बनाए रखते हैं, अर्थात न तो किसी नई कंपनी का निर्माण होता है और न विद्यमान कंपनी का विघटन ही होता है, तो उसे आंतरिक पुनर्निर्माण कहते हैं। चूंकि इस प्रकार के अनुव्यसन स्कीम का उद्देश्य विद्यमान वित्तीय संरचना को पुनर्संगठित करना होता है, अतः इसे पुनर्संगठन भी कहते हैं। आंतरिक पुनर्निर्माण की विशेषताएं। फीचर्स ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। आंतरिक पुनर्निर्माण की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। 1. आंतरिक पुनर्निर्माण के द्वारा एक विद्यमान कंपनी अपने व्यवसाय को जारी रखते हुए अपने वित्तीय स्वरूप को बदलने का प्रयास करती है। 2. आंतरिक पुनर्निर्माण की आवश्यकता तब होती है जब कंपनी को लगातार असफलता के कारण समापन से बचाना है। 3. आंतरिक पुनर्निर्माण एक वैधानिक प्रक्रिया है। 4. आंतरिक पुनर्निर्माण के अंतर्गत कंपनी की अंश पूंजी में परिवर्तन किया जाता है। इस परिवर्तन के अंतर्गत कंपनी अपनी अंश पूंजी की मात्रा को बढ़ा सकती है, अंश पूंजी को स्टाफ में परिवर्तित कर सकती है या अंशों का समेकन कर सकती है। 5. पूंजी में कमी लाकर आंतरिक पुनर्निर्माण संभव है, अर्थात गत वर्षों में हुई हानियों के अपलेखन द्वारा। 6. आंतरिक पुनर्निर्माण अंशधारियों, ऋणपत्रधारियों एवं लेनदारों के साथ मिलकर पुनर्गठन की योजना बनाकर किया जा सकता है। आंतरिक पुनर्निर्माण की वांछनीयता, डिजायरेबिलिटी ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। आंतरिक पुनर्निर्माण की आवश्यकता तब होती है जब कोई कंपनी अथक प्रयासों के पश्चात असफल रहती है। इस असफलता से कंपनी को समापन से बचाने का एक उत्तम विकल्प आंतरिक पुनर्निर्माण की प्रक्रिया को अपनाने से है। आंतरिक पुनर्निर्माण के द्वारा कंपनियों को यह अवसर प्राप्त होता है कि वे अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सके और कंपनी को पुनः सफलता के मार्ग पर ला सके। प्रायः निम्नलिखित दशाओं में आंतरिक पुनर्निर्माण वांछनीय या आवश्यक हो जाता है। 1. जब किसी कंपनी में गत वर्षों में एकत्रित हानियां बहुत अधिक हो गई है, जिन्हें अपलिखित किया जाना आवश्यक हो गया है। 2. जब किसी कंपनी की पूंजी संरचना अत्यधिक क्लिष्ट हो गई हो और उसे सरल और सुविधाजनक बनाना हो। 3. जब कंपनी के पूंजी मिलान अनुपात में परिवर्तन करना आवश्यक हो गया हो, अर्थात जब किसी कंपनी की साधारण अंश पूंजी एवं स्थिर लागत पूंजी का अनुपात उचित प्रतीत नहीं होता। 4. जब कंपनी के अंशों के अंकित मूल्य में परिवर्तन की आवश्यकता हो, जिससे कि भावी निवेशकों को कंपनी के प्रति विनियोग करने हेतु आकर्षित किया जा सके। 5. जब कंपनी के चिट्ठे में विद्यमान संपत्तियों का मूल्य उसकी पूंजी का पूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करता है, अर्थात चिट्ठे में दर्शाई गई संपत्तियों को उनके उचित मूल्य से अधिक मूल्य पर दर्शाया गया है। 6. जब कंपनी की उत्पादक क्षमता में कमी हो गई है। अंश एकीकरण, अमालगमेशन। जब दो या दो से अधिक कंपनियां मिलकर एक नई कंपनी का निर्माण करें तो इस मिलन या संयोजन को एकीकरण कहते हैं। एकीकरण के उद्देश्य एवं लाभ।
प्रायः कहा जाता है कि आपसी प्रतिस्पर्धा ही एकीकरण की जननी है। अतः एकीकरण का मूल उद्देश्य आपसी प्रतिस्पर्धा को समाप्त कर लाभ कमाना होता है। एकीकरण के उद्देश्यों एवं लाभों को निम्नानुसार स्पष्ट किया जा सकता है। 1. प्रतिस्पर्धा की समाप्ति। एकीकरण से कंपनियों के मध्य पाई जाने वाली आपसी प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाती है, जिससे व्यवसाय में लाभ की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। 2. पारस्परिक सहयोग, सहनशीलता एवं सहकारिता की भावना। एकीकरण में कंपनियों आपस में मिलकर नई कंपनी द्वारा व्यवसाय का संचालन करती हैं, जिससे उनमें पारस्परिक सहयोग, सहनशीलता एवं सहकारिता की भावना सहज ही उत्पन्न हो जाती है। 3. व्ययों में मितव्ययिता। दो या दो से अधिक कंपनियों के मिलने से व्यवसाय से संबंधित बहुत से व्ययों में मितव्ययिता आती है, जिससे व्यवसाय के प्रबंध एवं संचालन का कार्य सुगमतापूर्वक किया जा सकता है। 4. आर्थिक ढांचे में सुदृढ़ता। एकीकरण में उद्योग की विभिन्न इकाइयों के आर्थिक एवं औद्योगिक साधनों के केंद्रीकरण से संपूर्ण उद्योग का आर्थिक ढांचा सुदृढ़ बन जाता है, जिससे मंदी काल में अस्थिरता नहीं आ पाती है। 1. 5. प्रबंध एवं नियंत्रण में सुधार। इसमें एकीकृत होने वाली विभिन्न कंपनियों के उत्पादन, कार्य या सेवाओं में समानता होने के परिणामस्वरूप नीतियों एवं कार्यवाहियों में समानता होती है। साथ ही निरीक्षण, नियंत्रण तथा प्रबंध कार्य के केंद्रीकरण से न्यूनतम व्यय पर अधिक कुशलता के साथ कार्य किया जा सकता है। 6. बड़े पैमाने पर उत्पादन के लाभ। इसमें नई कंपनी के आर्थिक साधन व्यापक होने के कारण बड़े पैमाने पर उत्पादन के समस्त लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। 7. विशेषज्ञों की सेवाएं संभव। एकीकरण से कंपनी की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जाती है, जिससे वह विशेषज्ञों आदि की नियुक्ति सरलतापूर्वक कर उनकी सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकती हैं। 8. वितरण में सुगमता। एकीकरण में प्रतिस्पर्धा की समाप्ति के कारण उत्पादित वस्तुओं के विभिन्न स्थानों पर आवश्यकतानुसार पहुंचाने में सुगमता होती है। 9. अन्य उद्देश्य एवं लाभ। आय, सार्वजनिक हित के लिए। ई, कर्मचारियों का सर्वोत्तम उपयोग। ई, पूंजी में वृद्धि। इव, अनुसंधान के कार्य में प्रगति। वी, मजदूर संघों का प्रभावपूर्ण तरीके से समना। वी, राजनैतिक प्रभाव में वृद्धि तथा वी, संयोजन के अन्य समस्त लाभ प्राप्त करने के लिए। उत्तर, मिश्रित या समेकित चिट्ठा या मिश्रित समेकित वित्तीय विवरण, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मिश्रित चिट्ठा या वित्तीय विवरण से आशय ऐसे चिट्ठे या वित्तीय विवरणों से है, जिसमें एक समूह की कंपनियों का चिट्ठा या वित्तीय विवरण इस प्रकार तैयार किया जाता है, जैसे कि वह एक उपक्रम ही हो। इसका उद्देश्य सूत्रधारी कंपनी के अंशधारियों को सहायक कंपनियों व सूत्रधारी कंपनी की वित्तीय स्थिति का लाभ हानि के बारे में सूचना देना है, ताकि उन्हें ये ज्ञात हो सके कि उनके धन का उपयोग किस प्रकार हो रहा है। आज 21 के अनुसार मिश्रित या समेकित वित्तीय विवरणों में निम्न को शामिल किया जाता है। 1. मिश्रित या समेकित चिट्ठा। 2. मिश्रित या समेकित लाभ हानि विवरण। 3. खातों के नोट्स, विवरण एवं व्याख्यात्मक सामग्री। 4. समेकित रोकड़ प्रवाह विवरण, यदि सूत्रधारी कंपनी अपना कोष प्रवाह विवरण प्रस्तुत करती है। समेकित वित्तीय विवरण यथासंभव उसी प्रारूप में प्रस्तुत किए जाते हैं, जिन्हें सूत्रधारी कंपनी द्वारा आर्यन पृथक वित्तीय विवरण के लिए अपनाया गया हो। न वसूल हुआ लाभ, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, जब सहायक कंपनी और सूत्रधारी कंपनी ने एक दूसरे
को माल बेचा है और चिट्ठे बनाने की तिथि तक इस माल को या इसके कुछ भाग को बाहरी व्यक्तियों को नहीं बेचा जा सकता है, तो यह मात्र या इस मात्र का भाग अंतिम रहतिये के रूप में समेकित चिट्ठे में दिखाया जाता है। जब यह माल लाभ पर बेचा जाता है तो अंतिम रहतिये में से लाभ का भाग घटाकर और लाभ में से माल से संबंधित लाभ घटाकर समेकित चिट्ठे में दिखाया जाता है। जब यह मात्र लाभ पर बेचा जाता तो अंतिम रहतिये में से लाभ का भाग घटाकर समेकित चिट्ठे में दिखाया जाता है। स्थायी संपत्तियों का लाभ पर हस्तांतरण। जब सूत्रधारी कंपनी और सहायक कंपनी एक दूसरे को स्थायी संपत्तियों का हस्तांतरण लाभ पर करती हैं, तो इस लाभ का लेखा भी ऊपर वर्णित विधि के अनुसार ही किया जाता है। इंटरकंपनी व्यवहारों को हटाना, एलिमिनेशन ऑफ इंटरको ट्रांजैक्शंस। कंपनियों के आपसी सौदे। जब एक सूत्रधारी और सहायक कंपनी में आपस में सौदे होते हैं, तो इन आपसी व्यवहारों का लेखा समेकित चिट्ठे में नहीं किया जाता है। जब एक कंपनी के संचालकों का दूसरी कंपनियों पर नियंत्रण होता है, तब वे बहुत से कपट लाभ को बढ़ाकर एवं घटाकर तथा दोनों कंपनियों के बीच आपसी सौदा पूरा कर लेते हैं। सूत्रधारी कंपनी एवं सहायक कंपनी में साधारण तथा उस समय कपट नहीं होते हैं, जबकि समेकित खाते की प्रणाली अपनाई जाती है, क्योंकि आंतरिक कंपनियों के सभी सौदों एवं लेन देनों को नहीं लिखा जाता है। 1. देय विपत्र और प्राप्य विपत्र, बिल्स पेबल एंड बिल्स रिसीवेबल। दो कंपनियों के बीच में होने वो बिलों के आदान प्रदान का लेखा भी समेकित चिट्ठे में नहीं किया जाता है। जैसे, यदि एक कंपनी ने देय विपत्र दूसरी कंपनी को दिए हैं तो देय कंपनी के देय विपत्र और पाने वाली कंपनी के प्राप्य दोनों में से किसी का भी लेखा समेकित चिट्ठे में नहीं किया जाएगा। 2. भुनाए हुए विपत्र, डिस्काउंटेड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। यदि उपर्युक्त बिलों को भुना लिया है तो फिर समेकित चिट्ठे में लेखा करते समय उपर्युक्त नियम नहीं लगता है, क्योंकि भुनाए हुए बिल की रकम रोकड़ में शामिल कर ली जाती है। समेकित चिट्ठे में भुनाए हुए बिल दायित्व की ओर देय विपत्र, बिल्स पेबल के शीर्षक में दिखाए जाते हैं, क्योंकि इन बिलों पर इनकी देय तिथि पर भुगतान उस कंपनी को करना पड़ेगा जिसने इन पर स्वीकृति दी है। 3. देनदार और लेनदार, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी से कुछ माल उधार क्रय करती है, तो क्रेता कंपनी के यहाँ लेनदार और विक्रेता के यहाँ देनदार की तरह ये राशि दिखाई जाती है, परंतु मिश्रित चिट्ठा बनाते समय इन अंतर कंपनी लेनदारों एवं देनदारों को नहीं दिखाया जाता है। उत्तर। अल्पपक्ष हित का आशय, मीनिंग ऑफ मेजॉरिटी इंटरेस्ट। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के 50% से अधिक अंश क्रय करती है, पर सभी अंश क्रय नहीं करती है, तो दूसरी कंपनी के जिन अंशों को क्रय नहीं किया जाता है, उनके धारक अल्पपक्ष या अल्पमत वाले अंशधारी कहे जाते हैं। सूक्ष्म में इसे अल्पपक्ष हित भी कहा जाता है। अतः अल्पपक्ष हित का आशय सहायक कंपनी में उन अंशधारियों के हित से है जिनके अंशों का क्रय सूत्रधारी कंपनी द्वारा नहीं किया गया है। अल्पमत वाले अंशधारियों के लिए कुछ लोग बाहरी अंशधारियों का हित भी कहते हैं। 2. अल्पपक्ष हित की गणना, कॉम्प्यूटेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरनेट। माना कि सूत्रधारी कंपनी ने सहायक कंपनी के कुल अंशों का 3/5 भाग क्रय कर लिया है, तो अल्पमत वाले अंशधारियों के पास सहायक कंपनी के कुल अंशों का 2/5 भाग रह जाता है। अतः संपत्तियों के 2/5 भाग में से दायित्वों का 2/5 भाग घटाकर जो शेष आता है वही अल्पमत वाले अंशधारियों का हित है, या अल्पमत वाले अंशधारियों का हित निम्न प्रकार सरलता से ज्ञात किया जा सकता है। उपर्युक्त वर्णित दशा में अल्पमत अंशधारियों का सहायक कंपनी में हित 2/5 है। इसकी गणना की निम्नलिखित विधि है। रुपए। उत्तर।
एक कंपनी को दूसरी कंपनी द्वारा क्रय करने पर जर्नल प्रविष्टियों और या हस्तांतरक कंपनी की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियां विलय के स्वभाव का एकीकरण हो या क्रम के स्वभाव का, दोनों दशाओं में हस्तांतरक कंपनी की पुस्तकों में निम्नलिखित प्रविष्टियां की जाती है। समस्त मूर्त एवं अमूर्त संपत्तियों के पुस्तकीय मूल्य पर वसूली लेखे में अंतरित करने पर। प्रश्न 5, हस्तांतरण और हस्तांतरी कंपनी किसे कहते हैं? कंपनी की पुस्तकों में कौन सी प्रविष्टियां की जाती है? लेखांकन प्रमाण 14 के अनुसार क्रेता कंपनी की पुस्तकों में एकीकरण के किए जाने वाली लेखांकन प्रविष्टियों को बताइए। अंश हस्तांतरक कंपनी, ट्रांसफर कंपनी। हस्तांतरक कंपनी का तात्पर्य उस कंपनी से है जिसका एकीकरण किसी दूसरी कंपनी में होता है। लेखा प्रमाप -14 लागू होने के पूर्व इसे विक्रेता कंपनी के रूप में जाना जाता है था। हस्तांतरी कंपनी, ट्रांसफर कंपनी। हस्तांतरी कंपनी का तात्पर्य उस कंपनी से है जिसमें हस्तांतरक कंपनी का एकीकरण होता है। लेखा प्रमाप 14 लागू होने के पूर्व इसे क्रेता के रूप में जाना जाता था। हस्तांतरक कंपनी की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियां विलय के स्वभाव का एकीकरण हो या क्रय के स्वभाव का, दोनों दशाओं में हस्तांतरक कंपनी की पुस्तकों में निम्न प्रविष्टियां की जाती है। 1. समस्त मूर्त एवं अमूर्त संपत्तियों के पुस्तकीय मूल्य पर वसूली लेखे में अंतरित करने पर। उत्तर कंपनी द्वारा अपने अंशों का क्रय, बायबैक ऑफ इट्स ओन शेयर्स बाय कंपनी। कंपनी प्रविवरण के माध्यम से अपने अंशों का विक्रय करती है। ठीक इसके विपरीत वह अपने अंशों का विक्रय भी कर सकती है। दूसरे शब्दों में, जब कंपनी अपने अंशों का क्रय करती है, तो इसे अंशों का वापस खरीदना कहते हैं। क्रय का स्थान, प्लेस ऑफ बायबैक, भारतीय कंपनी। अधिनियम 1956 की धारा 77A(5) के अनुसार निम्न स्थानों, व्यक्तियों से अपने अंशों क्रय कर सकती हैं। ए. कंपनी के वर्तमान समता अंशधारियों से आनुपातिक आधार पर क्रय या बी. खुले बाजार से क्रय जा सी. अनियमित अंशधारियों के समूह से क्रय या डी. स्कंद विकल्प योजना या स्वैत समता योजना के अंतर्गत कर्मचारियों द्वारा लिए गए अंशों का क्रय। क्रय का कोष, सोर्स ऑफ बायबैक, कंपनी अपने अंशों का क्रय। क. मुक्त संचय। ख. प्रतिभूति प्रीमियम संचय खाता। ग. किसी अंश के धन से। घ. अन्य विशिष्ट प्रतिभूति के धन से कर सकती है। यदि मुक्त संचय से अंशों का क्रय किया जाता है, तो कंपनी को अंशों के नामात्र मूल्य के बराबर धन पूंजी शोधन संचय खाता में हस्तांतरित करना होगा। क्रय की प्रक्रिया, प्रोसीजर ऑफ बायबैक। भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 77A के अनुसार कंपनी द्वारा अपने अंशों का क्रय करते समय निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है। ए. पार्षद अंतर्नियम कंपनी को अपने अंशों के क्रय करने हेतु अधिकृत करते हैं। बी. अंशधारियों की वार्षिक सामान्य सभा में विशेष प्रस्ताव के द्वारा पारित होना चाहिए। सी. अंशों का क्रय कंपनी की प्रदत्त पूंजी और स्वतंत्र संचय से 25% से अधिक नहीं होना चाहिए। डी. अंशों के क्रय के बाद ऋण समता अनुपात 2:1 से अधिक नहीं होना चाहिए। ए. अंश का क्रय पुनर्तः चूकता होना चाहिए। एफ. अंशों के क्रय की प्रक्रिया विशेष प्रस्ताव पारित करने की तिथि से 12 महीने के अंदर पूर्ण हो जानी चाहिए। जी. कंपनी को रजिस्टर और सेबी के समक्ष कंपनी के कम से कम 2 संचालकों के हस्ताक्षर युक्त शपथ पत्र दायर करना चाहिए कि कंपनी वित्तीय रूप से शोधक्षम्य है। अन्य निर्गमन पर रोक, नो फर्दर इश्यू,
भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 77A(8) के अनुसार कंपनी अपने अंशों को क्रय करने के बाद कंपनी 24 महीने तक कोई अतिरिक्त अंशों का निर्गमन दायित्वों का भुगतान या प्राथमिक अंशों और ऋणपत्रों को समता अंश में परिवर्तित कर सकती है। समाप्ति प्रमाण पत्र एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ सर्टिफिकेट। भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 77A(7) के अनुसार कंपनी अपने अंशों को क्रय करने के बाद ऐसे अंशों के प्रमाण पत्रों को नष्ट कर देगी। ये कार्य मर्चेंट बैंकर्स, रजिस्ट्रार, स्टैट्यूटरी ऑडिटर सम्मुख कार्य समाप्त होने की अंतिम तिथि से 1 हफ्ते के अंदर किया जाना चाहिए। उत्तर: निस्तारक के खाते का विवरण, लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। 1. प्रत्येक निस्तारक को समापन के प्रथम वर्ष के अंत में व इसके बाद वाले वर्ष के अंत में एक खाता यह विवरण देते हुए बनाना पड़ता है कि उसने उस समय तक कितनी राशियां वसूल की है और कितने भुगतान किए हैं, जिसे निस्तारक का विवरण खाता कहा जाता है। 2. जब समापन पुनर्तः समाप्त हो जाता है, तो अंत में एक अंतिम खाता निस्तारक के द्वारा बनाया जाता है, जिसे निस्तारक का अंतिम विवरण खाता कहा जाता है। निस्तारक के खाते में दी जाने वाली सूचनाएं। निस्तारक के खाते में मुख्यतः निम्नांकित सूचनाएं दी जाती है। क. उसके द्वारा वसूल की हुई राशियां। ख. विभिन्न दायित्वों का भुगतान। ग. पूंजी लौटाना। घ. आधिक्य का विवरण, यदि कोई हो। क. निस्तारक द्वारा वसूल की हुई राशियां। निस्तारक कंपनी समापन के समय निम्नांकित तरीकों से राशियां प्राप्त या वसूल कर सकता है। 1. कंपनी की संपत्तियां बेचकर धन प्राप्त करना। 2. पूर्ण रक्षित लेनदारों से आधिक्य की राशि वसूल करना। 3. यदि कंपनी के अंशधारियों के अंश पूर्णदत्त न हो, तो उन पर याचना करके राशियां प्राप्त की जा सकती है। ख. विभिन्न दायित्वों का भुगतान। एक निस्तारक द्वारा संपत्तियों से प्राप्त रकम विभिन्न दायित्वों के भुगतान में निम्न प्रकार प्रयोग की जाती है। 1. रक्षित लेनदारों को भुगतान, पेमेंट टू सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। रक्षित लेनदारों को दी जाने वाली राशियां उन्हें प्रतिभूतियों की बिक्री से प्राप्त राशि में से जो भी राशि कम होती है, वह सर्वप्रथम रक्षित लेनदारों को दी जाती है। 2. कानूनी व्यय, लीगल एक्सपेंसेस। यदि कंपनी को अपने समापन की अवधि में अन्य कंपनी पर कोई दावा करना पड़ता है या उसके ऊपर किए हुए दावे से अपना बचाव करना पड़ता है, तो इस संबंध में जो कानूनी व्यय किए जाते हैं, वे संपत्तियों से प्राप्त आय में से रक्षित लेनदारों के बाद भुगतान किए जाते हैं। 3. निस्तारक का समापन पारिश्रमिक। 4. समापन में व्यय। 5. ऐसे ऋणपत्रधारियों या लेनदारों का भुगतान जिनका की कंपनी की संपत्तियों पर फ्लोटिंग चार्ज है। यदि प्रश्न में ऋणपत्र दिए हुए हों और कुछ भी न दिया हुआ हो तो इनका कंपनी की संपत्तियों पर फ्लोटिंग चार्ज ही माना जाएगा। 6. आरक्षित लेनदार, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ऐसे लेनदार जिनके लिए कंपनी ने कोई भी प्रतिभूतियां नहीं रखी हों आरक्षित लेनदार कहे जाते हैं। इनके भुगतान के लिए निम्न क्रम है। अपूर्वाधिकार लेनदार। ये लेनदार भी आरक्षित लेनदार होते हैं क्योंकि इनके लिए कोई भी प्रतिभूति नहीं दी जाती है, वरन कानूनन इन्हें भुगतानों की प्राथमिकता होती है। ब. अन्य रक्षित लेनदार। 7. अंशधारियों को भुगतान, पेमेंट टू शेयरहोल्डर्स। यदि उपर्युक्त वर्णित सब लेनदारों आदि को भुगतान के बाद शेष बचता है, तो उसे शेष का आधिक्य कहा जाता है और यह अंशधारियों में बांट दिया जाता है। 8. निस्तारक के खाते के अंतिम विवरण का नमूना, स्पेसिमो लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट अकाउंट। कंपनीज अधिनियम
1956 के नियम 329 तथा फॉर्म 156 के अनुसार निस्तारक के खाते का अंतिम विवरण का नमूना निम्नांकित है। उत्तरः पूर्वाधिकार लेनदार प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स धारा 530(1) के अनुसार एक कंपनी के समापन पर निम्नलिखित लेनदारों को पूर्वाधिकार लेनदार माना जाता है। 1. वह मालगुजारी, कर महसूल व दरें जो कंपनी द्वारा केंद्रीय सरकार या प्रांतीय सरकार या स्थायी अधिकारियों को नीचे वर्णित तिथि से पहली वाली 12 महीने की अवधि में देय हो। 2. वे मजदूरियां व वेतन जो कंपनी के किसी कर्मचारी यह कर्मचारी धारा 230 के अनुसार अधिकारी को परिभाषा में न आता हो कि नीचे वर्णित तिथि से पहले के 12 महीने के अंदर अधिक से अधिक 4 महीनों के लिए देय हो, प्रत्येक कर्मचारी की दशा में 20,000 रू 1 मार्च 1997 से अधिक नहीं होनी चाहिए। 3. यदि किसी कर्मचारी की नौकरी कंपनी के समापन के आदेश या समापन के प्रस्ताव के पूर्व या समापन के द्वारा समाप्त हो गई हो, तो उसको या उसकी मृत्यु के बाद उसके अधिकार वाले किसी व्यक्ति को सभी अर्जित छुट्टियों का देय पारिश्रमिक। 4. वे सभी रकमें जो कंपनी द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अंतर्गत या अन्य किसी अधिनियम के अंतर्गत नीचे वर्णित तिथि से पहले 12 महीने के अंतर्गत देय है। यह नियम उस समय लागू नहीं होगा जबकि कंपनी का समापन स्वेच्छा से एकीकरण या पुनर्निर्माण के लिए होता है। 5. कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अंतर्गत कंपनी के किसी कर्मचारी की मृत्यु या अयोग्यता के संबंध में दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की रकम। यह नियम उस समय लागू नहीं होगा जबकि कंपनी का समापन स्वेच्छा से एकीकरण या पुनर्निर्माण के लिए होता है या कंपनी ने क्षतिपूर्ति बीमा पॉलिसी ले रखी हो। 6. प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, ग्रेच्युटी फंड या किसी अन्य कल्याणकारी कोष से कंपनी द्वारा कर्मचारियों, अधिकारियों को छोड़कर को दी जाने वाली राशि। कंपनीज अधिनियम 1956 की धारा 235 या 237 के अंतर्गत कंपनी के द्वारा दिए जाने वाले अनुसंधान के व्यय उपर्युक्त सभी ऋण भुगतान के लिए आपस में समता रखते हैं। इसलिए यदि कंपनी की संपत्तियां इनका पूर्ण रूप से भुगतान करने के लिए अपर्याप्त हो, तो इन सब ऋणों का आनुपातिक भुगतान किया जाता है। ओवर राइडिंग पूर्वाधिकार भुगतान, ओवर राइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट, धारा 529(a) के अनुसार कंपनी के समापन के समय निम्नांकित भुगतान अन्य सभी देय राशियों की तुलना में प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। 1. मजदूरों को देय राशियां। 2. रक्षित लेनदारों को वे देय राशियां जो वे प्रतिभूतियों से धारा 529 I के प्रावधान C के अनुसार वसूल न कर पाए हों। उपर्युक्त I और E में वर्णित देय राशियों का पूरा भुगतान किया जाएगा जब तक कि उनके भुगतान के लिए संपत्तियों अपर्याप्त न हों। यदि संपत्तियां अपर्याप्त हैं, तो उनका भुगतान समान अनुपात में किया जाएगा। उत्तर: समापन का अर्थ, मीनिंग ऑफ वाइंडिंग अप, कंपनी के व्यापार को समेटने की प्रक्रिया को कंपनी का समापन कहते हैं। इसमें कंपनी की संपत्तियों का विक्रय कर प्राप्त राशियों से लेनदारों का भुगतान किया जाता है। यदि लेनदारों के भुगतान के पश्चात कोई राशि शेष बचती है, तो उसे कंपनी के अंतर्नियमों के अनुसार विभिन्न अंशधारियों में वितरित कर दिया जाता है। किंतु यदि संपत्तियों से प्राप्त राशि में लेनदारों के भुगतान के लिए पर्याप्त न हो तो कंपनी अंशतः चुकता अंशों पर बकाया राशि की याचना कर प्राप्त धनराशि से लेनदारों का भुगतान करती है। समापन की कार्यवाही के लिए जिस व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है, उसे समापक अथवा निस्तारक कहते हैं। समापन की विधियां, मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप।
कंपनी द्वितीय संशोधित अधिनियम 2002 के लागू होने के पश्चात अब कंपनी अधिनियम की धारा 425 के अनुसार कंपनी का समापन निम्न दो विधियों से ही किया जा सकता है। 1. ट्रिब्यूनल अथवा न्यायाधिकरण द्वारा समापन। 2. स्वेच्छा से समापन। ट्रिब्यूनल अथवा न्यायाधिकरण द्वारा समापन। वाइंडिंग अप बाय द ट्राइब्यूनल। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 433 के अनुसार निम्न दशाओं में ट्रिब्यूनल अथवा न्यायाधिकरण द्वारा समापन किया जा सकता है। 1. जब कंपनी ने अपनी सामान्य सभा में ट्रिब्यूनल अथवा न्यायाधिकरण द्वारा समापन संबंधी विशेष प्रस्ताव पारित कर लिया हो। 2. निश्चित अवधि में वैधानिक या परिनियत समान बुलाई गई हो अथवा रजिस्ट्रार के पास वैधानिक रिपोर्ट फाइल करने में त्रुटि की गई हो। 13. कंपनी के सम्मेलन के 1 वर्ष के भीतर अपना व्यापार प्रारंभ न करती हो अथवा बिना किसी न्यायोचित कारण से 1 वर्ष तक अपना व्यापार बंद रखती हो। 4. सार्वजनिक या पब्लिक कंपनी की दशा में सदस्यों की संख्या न 7 से कम तथा निजी कंपनी या प्राइवेट कंपनी की दिशा में 2 से कम हो। 5. यदि कंपनी अपना ऋण चुकाने में असमर्थ हो। 6. यदि कंपनी ने निरंतर 5 वित्तीय वर्षों तक अपना चिट्ठा अथवा लाभ हानि खाता अथवा वार्षिक विवरण रजिस्ट्रार के पास जमा करने में त्रुटि की हो। 7. यदि कंपनी भारत की अखंडता एवं प्रभुता के हितों, राज्य की सुरक्षा, मित्र विदेशी राज्यों के साथ संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता अथवा सुरक्षा के विपरीत कार्य कर रही हो। 8. यदि ट्रिब्यूनल अथवा न्यायाधिकरण के मतानुसार विशेष परिस्थितियों में धारा 424 जी के अनुसार समापन आवश्यक हो। 9. समापन उचित एवं न्यायपूर्ण हो। 2. स्वेच्छा से समापन वॉलंटरी वाइंडिंग अप कंपनी के सदस्य एवं लेनदारों द्वारा ट्रिब्यूनल अथवा न्यायाधिकरण के हस्तक्षेप के बिना समापन संबंधी विवरण तय करना स्वेच्छा से समापन कहलाता है। ये समापन दशाओं में किया जा सकता है। 1. यदि अंतर्नियमों द्वारा कंपनी की अवधि समाप्त हो गई हो अथवा ऐसी घटना घटित हो जाए जिसके घटित होने पर कंपनी का समापन निश्चित हो। 2. विशेष प्रस्ताव पारित करने पर। स्वेच्छा से समापन के प्रकार काइंड्स ऑफ वॉलंटरी वाइंडिंग अप। स्वेच्छा से समापन को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। 1. सदस्यों की स्वेच्छा से समापन। 2. लेनदारों की स्वेच्छा से समापन। 2. सदस्यों की स्वेच्छा से समापन वॉलंटरी वाइंडिंग अप बाय मेंबर्स। जब कंपनी लेनदारों को भुगतान करने में सक्षम हो तो ऐसी स्थिति में शोधन क्षमता की घोषणा के पश्चात सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित कर स्वेच्छा से समापन किया जा सकता है। समापन की प्रक्रिया एवं व्यवस्थाएं, प्रोसीजर्स एंड रूल्स ऑफ वाइंडिंग अप। स्वेच्छा से समापन के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यवाहियों एवं व्यवस्थाओं को पूरा करना आवश्यक होता है। 1. संचालक मंडल द्वारा शोधन क्षमता की घोषणा करना। 2. सदस्यों की व्यापक सभा में स्वेच्छा से समापन का प्रस्ताव पारित करना तथा समापक की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक का निर्धारण करना। 3. समापक की नियुक्ति पर विपरीत व्यवस्था के अभाव में संचालक, प्रबंध संचालक आदि के अधिकार समाप्त होना। 4. समापक के रिक्त पद की मूर्ति सामान्य सभा में होना। 5. समापक की नियुक्ति की सूचना 10 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार को प्रदान करना। 6. दिवालियेपन की दशा में ऋणदाताओं की सभाएं बुलाना। 7.
समापक द्वारा समापन की अवधि में प्रत्येक वर्ष एक साधारण सभा का आयोजन करना। 8 समापन की कार्यवाही पूर्ण होने पर समापक द्वारा कंपनी की अंतिम सभा बुलाना तथा अंतिम खाते की प्रतिलिपि सरकारी समापक एवं रजिस्ट्रार को प्रेषित करना। 9. रजिस्ट्रार द्वारा प्राप्त प्रपत्रों का पंजीयन करना। 10. सरकारी समापक द्वारा जांच कर अपनी रिपोर्ट ट्रिब्यूनल या न्यायाधिकरण में प्रस्तुत करना। 11. ट्रिब्यूनल या न्यायाधिकरण द्वारा संतुष्ट न होने पर आवश्यक आदेश देना। 12. सरकारी समापक द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने अथवा आदेश की तिथि से कंपनी का विघटन होना। 2. लेनदारों की स्वेच्छा से समापन, वॉलंटरी वाइंडिंग अप बाय क्रेडिटर्स, शोधन क्षमता की घोषणा के बिना किया गया स्वेच्छा से समापन लेनदारों की स्वेच्छा से समापन कहलाता है। समापन की प्रक्रिया एवं व्यवस्थाएं। 1. सदस्यों एवं लेनदारों की सभाएं आयोजित करना तथा समापन का प्रस्ताव पारित किया जाना। 2. पारित प्रस्ताव की सूचना 10 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार को प्रदान करना। 3. लेनदारों एवं सदस्यों की सभाओं में समापक की नियुक्ति व पारिश्रमिक का निर्धारण करना। 4. यदि आवश्यक हो तो समापक संबंधी कार्यवाही के लिए निरीक्षण समिति की नियुक्ति करना। 5. विपरीत व्यवस्था के अभाव में समापक की नियुक्ति के पश्चात संचालक मंडल के अधिकार समाप्त होना। 6. समापक के रिक्त पद की पूर्ति लेनदारों की सभाओं में करना। 7. समापक द्वारा समापन की कार्यवाही तक प्रत्येक वर्ष के अंत में लेनदारों एवं सदस्यों की सभाएं आयोजित करना। 8. समापन की कार्यवाही पूर्ण होने पर लेनदारों एवं सदस्यों की अंतिम सभा आयोजित कर समापन संबंधी विवरण प्रस्तुत करना। 9. सभा के 1 सप्ताह के भीतर समापक द्वारा इसकी प्रतिलिपि सरकारी समापक एवं रजिस्ट्रार को प्रेषित करना। 10. रजिस्ट्रार द्वारा समापन लेखे एवं अन्य प्रपत्रों का पंजीयन करना। 11. सरकारी समापक द्वारा जांच कर अपनी रिपोर्ट ट्रिब्यूनल या न्यायाधिकरण में प्रस्तुत करना तथा कंपनी का समापन पूर्ण होना।